Hello students, welcome back. Students, in the last video we introduced you with various styles of leadership. Now we will discuss these styles in a detailed manner. सबसे पहले आता है ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल। ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल का एक दूसरा नाम भी होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, अथॉरिटिव। अथॉरिटिव लीडरशिप स्टाइल, इसको अक्सर हम कई बार बॉस सेंटर्ड स्टाइल भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं इसको हम? बॉस सेंटर्ड स्टाइल, बॉस की तरफ केंद्रित स्टाइल। क्या मतलब होता है इसका? इट रेफर्स टू दैट स्टाइल in which a leader takes all the decisions by himself without being consult to others, without being consult to others। इसका मतलब क्या होता है? इस स्टाइल के अंदर जो भी निर्णय लेना होता है वो बॉस अपनी मर्जी से अपने आप ही लेता है। उस निर्णय लेने के लिए वो किसी और से कोई सलाह मशवरा नहीं करता, और जो भी उसके फॉलोअर्स हैं उनको ऑर्डर्स दिए जाते हैं कि आपने एग्जैक्टली उसी तरीके से काम करना है जैसे आपको करने के लिए कहा गया है। इसके अंदर क्या होता है, बॉस जो होता है अपने ग्रुप का सबसे एक्सपीरियंस्ड और सबसे इंटेलिजेंट पर्सन होता है। और बेसिकली ये जो लीडरशिप स्टाइल होती है ये फॉलो की जाती है उन ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ पर हमें डील करना होता है अनस्किल्ड लेबर को, अनएक्सपीरियंस्ड मैन पावर को, जिन्हें काम की ज़्यादा नॉलेज नहीं होती। तो उस केस में जो बॉस होता है, लीडर होता है, वही अपने ग्रुप का सबसे एक्सपर्ट, सबसे एक्सपीरियंस्ड और सबसे स्किलफुल पर्सन होता है। तो इसमें जो भी हमारे सबॉर्डिनेट्स हैं, हमारे वर्कर्स हैं, उनसे किसी प्रकार का कोई सलाह मशवरा नहीं लिया जाता। उन्हें एग्जैक्टली वैसे ही काम करना होता है जैसा कि उन्हें काम करने के लिए कहा गया है। उसे हम क्या बोलते हैं? ऑटोक्रेटिक। ऑटोक्रेटिक को हिंदी में बोलते हैं निरंकुश, जिसके ऊपर किसी का अंकुश नहीं होता, वो अपनी मनमानी करता है, अपने हिसाब से ही काम करता है। उसे हम क्या बोलते हैं? ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल। इसमें क्या होता है कि लीडर जो होता है वो अपनी पावर्स का ट्रांसफ़र नहीं करता। इस स्टाइल को हम कह सकते हैं लीडर सेंटर स्टाइल भी बोल देते हैं। या इसमें एक प्रकार से जो लीडर होता है वो अपने आप में ही वन मैन शो होता है, उसी के ही कहे अनुसार ही सबको एज इट इज़ काम करना पड़ता है। क्या बोलते हैं उसको हम? ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल। इसको अगर हम डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करना चाहें तो हेयर एल रेफर्स टू द लीडर। यहाँ पर एल जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? लीडर को। E1, E2, E3 डिफरेंट एम्प्लॉयज़ को। तो यहाँ पर जो कम्युनिकेशन का फ्लो है वो क्या है बेटा? सिंगल साइडेड फ्लो है, एक तरफा संवाद है। दैट मीन यहाँ पर केवल और केवल इंस्ट्रक्शन से ऑर्डर दिए जाते हैं, किसी प्रकार का कोई भी सजेशंस जो हैं वो एम्प्लॉयज से नहीं लिया जाता। उसे हम क्या बोलते हैं? लीडर सेंटर स्टाइल। अगर इसमें एम्प्लॉयज़ हैं, लीडर के कहे अनुसार काम नहीं करते तो उनके ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन लिए जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ पेनल्टी और रेस्ट्रिक्शंस और वेरियस डिफरेंट मेथड्स। उसे हम क्या बोलते हैं? लीडर सेंटर स्टाइल। अब बात करते हैं कि ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल के मेरिट्स क्या होते हैं। तो बेटा सबसे पहली बात तो ये क्या है कि ये जो स्टाइल होती है तो बेसिकली उन ऑर्गेनाइजेशन में या वहाँ पर काम करती है जहाँ पर हमारे नीचे जो सबॉर्डिनेट होते हैं वो अनस्किल्ड हो, अनएजुकेटेड हो या फिर अनएक्सपीरियंस्ड हो। तो उस केस में इस स्टाइल को फॉलो किया जाता है कि जहाँ पर हम कहते हैं कि एक्सपेक्ट किया जाता है कि जो वर्कर्स को नॉलेज नहीं है उन्हें तो सिर्फ एग्जैक्टली वैसे करना है जैसे उनका जो बॉस है, उनका लीडर जो है उन्हें काम करने के लिए बोलेगा। तो इस स्टाइल के बेसिक मेरिट्स क्या होते हैं?
क्विक डिसीजन। इसमें जो लीडर होता है अपने सबॉर्डिनेट्स जो है, अपने अधीन जो कर्मचारी हैं, उनसे किसी प्रकार का कोई सलाह मशवरा नहीं करता, जो भी निर्णय लेना है उसी को लेना है। तो इसमें वो उनसे सलाह मशवरा लेने में अब किसी प्रकार का समय या हम कहते टाइम कंज्यूम नहीं करता, जो निर्णय लेना है उसी को ही लेना है। तो एम्प्लॉयज़ से हम सजेशन ले रहे हैं, उनसे उनका ओपिनियन ले रहे हैं, तो इसमें कई बार बिजनेस का काफ़ी टाइम या डिसीजन मेकिंग प्रोसेस काफ़ी स्लो हो जाता है। तो इसके अंदर क्या होता है, जो भी निर्णय लेना है वो सब लीडर ने ही लेना है, तो उस केस में टाइम कंज्यूमिंग नहीं होती, क्विक डिसीजन इसके अंदर लिए जाते हैं। सेकेंड वन इज ये जो स्टाइल होती है बेसिकली बिजनेस में हम कहते हैं मैनेजमेंट लेवल होते हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल। तो ये जो स्टाइल होती है वो बेसिकली लोअर लेवल मैनेजमेंट में चलती है। तो वहाँ पर क्या है कि हम लेस कॉम्पिटेंट सबॉर्डिनेट से भी काम चला सकते हैं, ज़्यादा हाईली स्किलफुल नहीं भी हो तो भी हमें फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वर्क टेक्निकल नहीं होता, एम्प्लॉयज़ को एज पर ऑर्डर और इंस्ट्रक्शन काम करना पड़ता है। तो उससे क्या होता है कि काम कम हम कहते हैं लेस कॉम्पिटेंट है, कम स्किलफुल एम्प्लॉयज़ है, उनसे भी हम काम चला सकते हैं। थर्ड, इसमें एम्प्लॉयज़ के ऊपर सबॉर्डिनेट्स के ऊपर पूरा नियंत्रण होता है, क्लोज सुपरविजन एंड कंट्रोल। लीडर जो होता है उसका अपने सबॉर्डिनेट्स के ऊपर पूरा नियंत्रण होता है, और कहीं ना कहीं जो सबॉर्डिनेट होते हैं उनमें एक सेंस ऑफ फियर होता है कि अगर हम लीडर के अकॉर्डिंग काम नहीं करेंगे तो हमें पनिशमेंट पेनल्टीज लग सकती है। तो उस वजह से काम जो होता है एग्जैक्टली लीडर की एक्सपेक्टेशन जो है उसके एस्पिरेशन के अकॉर्डिंग ही काम होता है, जिससे कई बार क्या होता है कि रिजल्ट होता है वो भी काफ़ी पॉजिटिव होता है। इसमें लगातार हम क्या है एम्प्लॉयज़ के काम पे लगातार सुपरविजन कर सकते हैं, एम्प्लॉयज़ के काम पे कंप्लीट कंट्रोल रखा जाता है कि जैसा हमसे काम करना चाहते हैं वो एग्जैक्टली वैसा ही काम करते हैं, और brings positive result when high speed is required। कई बार बिजनेस में काम जब तेज़ी से करवाना होता है तो हम एम्प्लॉय से सलाह मशवरा वगैरह नहीं कर सकते, हमें एक पर्टिकुलर सिस्टम के अकॉर्डिंग ही काम करना पड़ता है। तो उस केस में ये स्टाइल बहुत अप्लीकेबल इफेक्टिव होती है, जहाँ पर सिर्फ बॉस ऑर्डर देता है और एम्प्लॉय तुरंत उसके ऑर्डर इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग काम करना आरम्भ कर देते हैं। वहाँ पर किसी प्रकार का डिस्कशन नहीं होता, तो काम तेज़ी से पूरा होता है और इस चीज़ के हमें पॉजिटिव रिजल्ट मिलते हैं। तो इसे हम क्या बोलते हैं, मेन बेनिफिट्स या हम कहते हैं मेन मेरिट्स ऑफ ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल। नेक्स्ट वन इज लिमिटेशन। क्या है इस स्टाइल की? What are the main limitations of this style? इसमें क्या होता है, एम्प्लॉयज़ से किसी प्रकार का कोई सलाह मशवरा नहीं लिया जाता, तो इससे जो भी उनको सिर्फ आगे के लीडर के ऑर्डर्स को फॉलो करना पड़ता है। इससे जो एम्प्लॉयज़ हैं उन्हें अपनी लगता है कि बिज़नेस में उनकी इम्पोर्टेंस नहीं है, वो अपने उनका जो मोरल है उनका मनोबल कम होता है, उन्हें अपनी जो अपने आप का अपनी सिग्निफिकेंस काफ़ी लेस रियलाइज़ होती है कि बिज़नेस में हमारी कोई इम्पोर्टेंस या हमारी कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। इससे उनका मनोबल जो है वो काफ़ी हद तक गिर जाता है, कम हो जाता है। सेकंड, इस स्टाइल में क्या होता है, एम्प्लॉयज़ को डरा धमका के काम कराया जाता है, उन्हें पनिशमेंट का डर देखा जाता है कि अगर आपने इस तरीके से काम नहीं किया जैसा वो कहा गया है, इस आपसे ये इस तरीके से स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग काम नहीं किया तो आपके ऊपर ये पेनल्टी लग सकती है, आपको जॉब से रेस्ट्रिकेट किया जा सकता है, या आपको जॉब छुड़ाया जा सकता है, आपकी सैलरी में से ये डिडक्शन किया जा सकता है।
तो इसमें अक्सर क्या होता है, एम्प्लॉयज़ के अंदर एक डर की भावना रहती है कि हमें कभी भी जॉब से हटाया जा सकता है या हमारे पर कभी भी एक्शन लिया जा सकता है। नेक्स्ट, एम्प्लॉयज़ को केवल और केवल एक सेट स्टैंडर्ड, सेट सिस्टम या स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग काम करना पड़ता है। अपनी खुद की इंडिपेंडेंट या क्रिएटिव थिंकिंग वो बिजनेस अप्लाई नहीं कर सकते, जिससे उनकी जो क्रिएटिविटी का लेवल है वो कम हो जाता है और उनका जो रियल पोटेंशियल है वो हम गेन नहीं कर पाते। कई बार हो सकता है उनके अंदर कुछ आइडियाज़, उनके अंदर स्किल हो, वो देना चाहें, बट उनसे कोई ओपिनियन नहीं लेते, तो उनकी बेनिफिट, उनका पोटेंशियल और उनके टैलेंट का या उनकी जो क्रिएटिविटी थिंकिंग है उसका बेनिफिट हम बिजनेस में नहीं ले पाते और उनका जो क्रिएटिविटी लेवल है वो भी कम होता है। और रिड्यूस पोटेंशियल ऑफ एम्प्लॉयज़ को सिर्फ एक ऑर्डर के अकॉर्डिंग हमें करना पड़ता है, उनमें को जैसे कहा है वैसे करना होता है, तो उनकी एक ओवरऑल डेवलपमेंट होती है। सिर्फ एक पर्टिकुलर फील्ड में जैसे कहा है वैसे वो काम करते रहते हैं, एक जॉब स्किल उनके अंदर डेवलप नहीं हो पाती, ओवरऑल उनका जो टैलेंट है वो उभर कर नहीं आ पाता, ओवरऑल जो उनको हम कहते हैं कि एक्सपोजर मिलना चाहिए वो एक्सपोजर उनको नहीं मिल पाता। तो उसमें जो एम्प्लॉयज़ का प्रॉपर डेवलपमेंट इसके अंदर नहीं हो पाता। और एक होता है इसमें एम्प्लॉयज़ डिससेटिस्फैक्शन अमंग एम्प्लॉयज़। डिससेटिस्फैक्शन अमंग एम्प्लॉयज़, इसमें क्या होता है कि एम्प्लॉय लीडर जो होता है सिर्फ अपने सबऑर्डिनेट्स को ऑर्डर देता है, इंस्ट्रक्शन देता है, तो उस केस में क्या होता है, कहीं ना कहीं जो एम्प्लॉयज़ के अंदर एक असंतोष की भावना पैदा कर जाती है। जैसे ही उनको लगता है कि जैसे उनको कभी अपॉर्चुनिटी मिलती है वो बिज़नेस छोड़कर, हमारी नौकरी छोड़कर दूसरी कंपनी के अंदर जॉब ज्वाइन कर लेते हैं। इसमें जो सबऑर्डिनेट होते हैं उनके अंदर एक, उनके दिमाग में, उनके मनोदशा में एक असंतोष की भावना पैदा हो जाती है। तो उसमें क्या बोलते हैं, डिससेटिस्फैक्शन अमंग एम्प्लॉयज़। ओके बेटा, नेक्स्ट वन इज सूटेबिलिटी। ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल जो है वो किन सिचुएशन के अंदर सूटेबल होती है, कब सूटेबल होती है, व्हेन subordinates are unskilled or uneducated or unexperienced। इन केस जब हमारे सबऑर्डिनेट्स जो होते हैं वो अनस्किल्ड हो, इनके अपने काम में पूरी तरीके से स्किल्ड नहीं है, अनएजुकेटेड है, पढ़े लिखे नहीं है, या एक्सपीरियंस का भी उनके अंदर अभाव है, उस केस के अंदर ये स्टाइल जो होती है ऑटोक्रेटिक, जहाँ पे सिर्फ आपको जो जैसे कहा गया वैसे ही काम करना है, ये जो स्टाइल होती है वो सबसे ज़्यादा सूटेबल होती है। सेकेंड क्या होता है इसके अंदर, लीडर डोमिनेटिंग डिसीजन मेकिंग। जब जो लीडर होता है वो काफ़ी एजुकेटेड हो, एक्सपीरियंस्ड हो, ट्रेंड हो, और जहाँ पर उसी के डिसीजन सबसे ज़्यादा मैटर करते हो, उसे कहीं ना कहीं अपने फील्ड में कंप्लीट ट्रेंड है, उसे किसी और ओपिनियन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, उस केस के अंदर भी ये स्टाइल जो होती है वो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होती है। ओके, तो स्टूडेंट्स, दीज आर कॉन्सेप्ट ऑफ ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल, जिसके अंदर अभी तक हमने पढ़ा है कि इसके फीचर्स क्या है, इसका मीनिंग क्या है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, इसकी लिमिटेशन क्या है। नेक्स्ट आता है बेटा इसके अंदर नेक्स्ट वन इज डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल। इसको हम क्या बोलते हैं, इसका एक दूसरा नाम भी होता है
पार्टिसिपेटिव लीडरशिप स्टाइल। पार्टिसिपेटिव का मतलब क्या होता है कि इसको हम इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं कि इसे हम क्या बोलते हैं, डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल। इसका मतलब क्या होता है कि इस स्टाइल के अंतर्गत जब भी कोई डिसीजन लिया जाता है तो लीडर अपने सबॉर्डिनेट के साथ मीटिंग करता है, उनसे मीटिंग के अंदर किसी मुद्दे को रखा जाता है, उस मुद्दे के ऊपर उनके ओपिनियन लिए जाते हैं, उन ओपिनियंस के ऊपर तर्क वितर्क किया जाता है, डिस्कशन किया जाता है, और उसके बाद ही उन डिस्कशन के बाद ही एम्प्लॉय से डिस्कशन करने के बाद ही लीडर जो होता है वो किसी फाइनल डिसीजन के ऊपर पहुंचता है। तो उसे हम क्या बोलते हैं, डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल, जहां पर एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, अधिकतम लोग जिस मुद्दे पर सहमत होते हैं वही निर्णय ले जाते हैं। तो इसका एक दूसरा नाम भी होता है, वो क्या बोलते हैं उसको हम, ग्रुप सेंटर्ड लीडरशिप स्टाइल। ग्रुप सेंटर्ड लीडरशिप स्टाइल, इसमें लीडर अपने निर्णय जो भी लेना है वो लीडर ही लेता है अपने बिहाफ, ठीक है, बट अपने बिहाफ पर डिसीजन नहीं लेता। जो भी डिसीजन लेने हैं वो सबऑर्डिनेट से डिस्कशन करने के बाद ही जो लीडर जो होता है वो किसी निर्णय के, किसी के जो भी हम कहते हैं किसी कंक्लूजन के ऊपर पहुंचता है। क्या बोलते हैं उसको हम, डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल। अब बात आती है कि इसके मेरिट्स क्या होते हैं। तो बेटा मेरिट्स क्या है इसके अंदर, इम्प्रूव जॉब सेटिस्फैक्शन, इम्प्रूव जॉब सेटिस्फैक्शन ऑफ एम्प्लॉयज़। जब एम्प्लॉयज़ से निर्णय लेने से पहले एम्प्लॉय से सलाह मशवरा किया जाता है तो एम्प्लॉयज़ को अपनी इम्पोर्टेंस राइज होती है, इससे उनका मोरल इंक्रीज़ होता है, और इस मोरल इंक्रीज होने से उनका जॉब के लिए सेटिस्फैक्शन इंक्रीज होते हैं और वो लंबे समय तक जुड़कर बिजनेस से काम करते हैं। सेकेंड क्या होता है इसके अंदर, इम्प्रूव डिसीजन मेकिंग या बैलेंस डिसीजन। इसमें जो भी निर्णय लिए जाते हैं वो सभी सबऑर्डिनेट से सलाह मशवरा करने के बाद ही लिए जाते हैं। हर एक जो भी हम कहते हैं अल्टरनेटिव आते हैं, क्या करना चाहिए, विकल्प क्या है, उनके ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट को एनालाइज किया जाता है और उसके बाद ही कोई फाइनल डिसीजन लिया जाता है, जिससे क्या होता है कि जो डिसीजन होता है वो क्या होता है, बैलेंस होता है। इसमें क्या होता है कि जब भी निर्णय लिया जाता है तो एम्प्लॉय से सलाह मशवरा किया जाता है, तो इससे एम्प्लॉयज़ का जो एटीट्यूड होता है, उनका जो हम कहते हैं उनके अंदर एक पॉजिटिव एटीट्यूड होता है, बिजनेस के लिए वो एक बिलोंगिंगनेस महसूस करते हैं, उस बिजनेस के साथ वो अपना अपनापन महसूस करते हैं, बिजनेस के लिए उनका डेडिकेशन इंक्रीज होता है, और जो लेबर टर्नओवर रेट है वो भी काफ़ी डिक्रीज होती है। इसमें जो लेबर टर्नओवर रेट है वो काफ़ी कम हो जाती है और बिजनेस में जो एम्प्लॉयज़ है उनकी स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है। और इससे क्या होता है, जब एम्प्लॉय से सलाह मशवरा किए जाते हैं तो लीडर के लिए एम्प्लॉयज़ के मन में एक डेडिकेशन इंक्रीज होता है, जिससे उसे अपने एम्प्लॉयज़ का अपने जो हम सबऑर्डिनेट्स हैं उनका पूरा सपोर्ट मिलता है, जिससे उसकी पावर कह सकते हैं उसकी एबिलिटी इंक्रीज होती है और उनका कंटिन्यूस कोऑपरेशन कंटिन्यूस सपोर्ट उसको अचीव होता है, जिससे वो अपने एबिलिटीज़ को मल्टीप्लाई कर सकता है और बिजनेस में और उसके जो भी एस्पिरेशंस हैं उनको वो ईजिली फुलफिल कर सकता है। नेक्स्ट वन इज लिमिटेशंस। लिमिटेशन क्या होती है बेटा, इसकी मेन तो क्या है इसमें, टाइम कंज्यूमिंग। टाइम कंज्यूमिंग, इसमें जो भी निर्णय होता है तो लीडर पहले अपने सबऑर्डिनेट से सलाह मशवरा करता है, उसके बाद ही कोई डिसीजन के ऊपर वो
पहुंच पाता है। तो उस केस में क्या होता है कि इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो जाता है। इसमें सेकेंड इसमें हम क्या करते हैं, अक्सर कई बार क्या होता है, लीडर खुद डिसीजन लेने के बजाय जब अपने सबॉर्डिनेट से डिस्कशन करने के बाद कोई डिसीजन लेता है, तो कहीं ना कहीं कई केसेस में इसे लीडर की इनकम्पिटेंसी, उसकी अक्षमता के रूप में दर्शाया जाता है कि एक लीडर के अंदर खुद खुद लीडर इतना कैपेबल नहीं है कि वो अपने बिहाफ डिसीजन ले सके। उसे कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपने सबॉर्डिनेट से सलाह मशवरा करना पड़ता है। तो या तो उसमें लीडर को कई बार कन्फ्यूज समझ जाता है कि उसे खुद को अपने पर कॉन्फिडेंस नहीं है, इसलिए हमेशा हम सबॉर्डिनेट से डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के अंदर उनका पार्टिसिपेशन इन्वॉल्व कर रहे हैं। तो कई बार इसमें इस स्टाइल की वजह से लीडर के प्रति ये धारणा बन जाती है कि कहीं ना कहीं लीडर जो है वो शायद खुद इतना अपना आप इतना कॉम्पिटेंस है, इतना कॉम्पिटेंट नहीं है कि अपने बिहाफ पर वो डिसीजन ले सके। ओके, नेक्स्ट आता है इसके अंदर कई बार क्या होता है, जब एम्प्लॉयज़ से सलाह मशवरा करने के बाद कोई डिसीजन ले जाता है और वो डिसीजन जब बिजनेस के लिए फ्रूटफुल नहीं होता, तो लीडर अपनी जवाबदेही से बचने के लिए उस डिसीजन के जो डिसीजन लिया गया है और वो बिज़नेस के लिए फ़ायदेमंद या उससे नुकसान हुआ, तो बिजनेस जो लीडर होते हैं उसमें अपनी जवाबदेही से बचने के लिए उस निर्णय की जो हम कहते हैं जवाबदेही या जिम्मेदारी है, वो अपने सबॉर्डिनेट्स के ऊपर थोपने की कोशिश करते हैं कि हमारे सबॉर्डिनेट्स ने ऐसा कहा था इसलिए हमने डिसीजन लिया है। तो अपनी जिम्मेदारी से बचने की वो कोशिश करते हैं। तो उसे हम क्या बोलते हैं, दीज आर मेजर लिमिटेशंस ऑफ डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल। अब बात आती है कि इसकी सूटेबिलिटी क्या है, किस केस में डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल सूटेबल होती है। डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल की सूटेबिलिटी क्या है, मेन तो सूटेबल वही है ये बेटा कि जब हमारे जो सबॉर्डिनेट्स हो, व्हेन सबॉर्डिनेट्स are educated and experienced। जब बिजनेस के अंदर जो हमारे सबॉर्डिनेट्स हैं वो वेल एजुकेटेड हो, वेल एक्सपीरियंस्ड हो, उसी केस के अंदर ही हमें इस स्टाइल की मेन सिग्निफिकेंस होता है। अगर एम्प्लॉइज एजुकेटेड नहीं है या फिर हम कहते हैं अपने जॉब के अंदर वो एक्सपर्ट नहीं है, तो उस केस में उनसे डिसीजन लेना, कहीं ना कहीं उनसे ओपिनियन लेना बिजनेस के लिए हानिकारक होता है, उसका कोई बेनिफिट बिजनेस को नहीं मिलता। व्हेन एम ऑफ कंपनी इज टू इंक्रीज जॉब सेटिस्फेक्शन। जब कंपनी का मेन एम जो हो वो क्या हो, भाई ठीक है डिसीजन तो हमें लेना है, एम्प्लॉयज़ को भी इन्वॉल्व किया जाए, इससे उनके मन में एक जॉब सेटिस्फेक्शन की फीलिंग इंक्रीज हो। तो जब कंपनी का मेन एम क्या है कि हमें लीडर जो हमारे सबॉर्डिनेट्स हैं उनके अंदर जॉब सेटिस्फेक्शन जो है उसकी सेंस इंक्रीज करनी है। और व्हेन leader want to share decision making with सबॉर्डिनेट्स। जब लीडर खुद भी यही चाहता हो कि मुझे अपने एम्प्लॉय के साथ अपने डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के अंदर पार्टिसिपेशन करना है, अगर लीडर की इच्छा नहीं है तो ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग इसको ज़बरदस्ती थोपा जाएगा, तो इसका हमें बेनिफिट नहीं मिला जाएगा। अगर हाँ जहाँ लीडर खुद विलिंग है कि हमें अपने सबॉर्डिनेट्स के एक्सपीरियंस का, उसके नॉलेज का हमें बेनिफिट लेना है, कि लीडर जो है वो खुद भी एम्प्लॉयज़ को डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करवाना चाहता है, उसको अगर हम ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग ही उन्हें हमें एक ऑर्गेनाइजेशन का सिस्टम है कि लीडर जो है वो बिना सबॉर्डिनेट्स से डिसीजन किए कोई डिसीजन नहीं लेगा, तो उस केस में इस
स्टाइल का कोई बेनिफिट हमें नहीं मिलता। ओके बेटा, सो इट इज़ डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल और पार्टिसिपेटिव लीडरशिप स्टाइल। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट फ्री रीन लीडरशिप स्टाइल और लेसिस फेयर लीडरशिप स्टाइल। टिल देन, गुड बाय।